मैनपुरी जनपद में भोगांव के ग्राम मलपुर के रामदयाल रामचंद्र इंटर कॉलेज में समाजवादी पार्टी की धन्यवाद सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भाग लिया। सभा में अखिलेश यादव ने कहा, जो बीजेपी के नेता आज हमारे लोगों पर कार्रवाई करवा रहे हैं, हमारी सरकार आने के बाद यही अधिकारी इन बीजेपी के लोगों पर कार्रवाई करते नजर आएंगे। इसलिए सरकार को अधिकारियों से ये काम लेना बंद कर देना चाहिए। ये लोग दिखाना चाहते हैं कि विपक्ष कुछ नहीं है। विपक्ष अगर आवाज उठाएगा तो आवाज और दबा दी जाएगी। ये ना भूलें कि सरकार हमेशा के लिए नहीं होती, विपक्ष हमेशा के लिए नहीं होता है। सत्ता में कुर्सी बनी रहती है, समय आने पर बदलती रहती है। उन्होंने कहा कि मैनपुरी में हुए लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिम्पल यादव को मिली रिकॉर्ड जीत के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव जिले में डोर टू डोर जाकर लोगों को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। नेताजी के निधन के बाद हुए लोकसभा उपचुनाव से ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का मैनपुरी के प्रति जुड़ाव बढ़ा है। उपचुनाव से लेकर अब तक लगभग 1.5 महीने में अखिलेश यादव 22 बार मैनपुरी आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब मैनपुरी की जनता से उनका जुड़ाव अधिक हो गया, अब वे हमेशा मैनपुरी की जनता से जुड़े रहेंगे। इस मौके पर कार्यक्रम संयोजक अभिलाष सिंह राजपूत, कुंवर देवेंद्र सिंह लोधी, उर्मिला राजपूत, हरीश लोधी, प्रीतम लोधी, राजीव कुमार उर्फ राजू वर्मा, नीतू लोधी, अजय राजपूत, तिलक सिंह राजपूत, सुदेश राजपूत, अर्पण कुमार उर्फ आशु वर्मा, अमित राजपूत, एडवोकेट जीतू लोधी, महेश लोधी, नीलेश लोधी, शशिकांत लोधी आदि मौजूद रहे। और जिस समय इस मैदान में कार्यक्रम हुआ था, बहुत देर में पहुंचा था, रात हो चुकी थी और अंधेरा हो गया था। मंच उस जगह लगा था, चुनाव के समय मंच वहां लगा था। आपने संकल्प लिया, जिता दिया, मंच यहां कर दिया। मैं एक एक यहाँ पर उपस्थित और जो लोग नहीं आ पाए हैं उनका धन्यवाद देता हूँ, और आपके जितने भी सहयोगी साथी हैं उन सब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए। हालांकि जब चुनाव शुरू हुआ और नेताजी के ना रहने पे चुनाव हो रहा था, जहां कहीं भी जगह जगह हम लोग जा रहे थे वहां नेताजी के समर्थक लोग मिल रहे थे, और नेताजी ने जो काम किया था वो कई जगह पर याद दिलाया जा रहा था। कई ऐसे भी बुजुर्ग और परिवार के लोग मिले जिन्होंने बताया कि नेताजी के साथ उनके परिवार के सदस्य पढ़ते थे, और ऐसे भी लोग मिले कि जिन्होंने बताया कि नेताजी ने उन्हें पढ़ाया है। एक नेताजी का बहुत लंबा समय, एक बहुत लंबा काम आप लोगों के बीच में रहा, जिसकी वजह से बहुत सारे आपके लोग उनसे सीधे सीधे परिचित हुए। जिस समय चुनाव चल रहा था, किसी को यह आभास नहीं था कि जनता का रुख क्या है, परिणाम क्या होगा। हम आप सब लोग जगह जगह बैठ करके हिसाब किताब लगाते थे कि पार्टी इतने वोट से जीत जाएगी, और जो दूसरे दल के आधे मन के लोग थे वो कहते थे देख लेना इस बार पार्टी पीछे रह जाएगी। कई चैनल के लोग जो अखबार और टीवी में खबरें दिखा रहे थे मैनपुरी से, तो अलग अलग तरह की खबरें सुनाई दे रही थी। मुझे याद है एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल है, उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कुछ जीटी रोड का इंटरव्यू में सुन रहा था। ये 4 लेन सड़क पर उसके एक बुजुर्ग थे, कुछ और लोग थे, और वो जानबूझ करके आपके समाज के लोगों से कुरेदना चाहता था, जो पत्रकार था, कि आखिरकार वो समाज के लोग क्या जवाब देंगे। मुझे लगता है परिणाम देख करके जो उन्होंने कैमरे के सामने बोला था वो सच नहीं है, जो मशीन के माध्यम से परिणाम निकला वो सच है। पार्टी के पूर्व विधायक दीपक यादव, उनके घर को कुर्की कर दी गया, कुर्क कर दिया गया। पहले तो झूठे मुकदमे लगाए, पहले झूठा मुकदमा लगाया, और उसके बाद उनके साथ ये अन्याय, ये पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के साथ अन्याय
इस तरह का करना और अधिकारी दबाव में काम कर रहे हैं। ये सरकार को समझना चाहिए कि अगर झूठा फंसा करके कार्रवाई की जाएगी तो समय आने पर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इसी चक्र में फंस जाएंगे। जो अधिकारी आज समाजवादी पार्टी को परेशान कर रहे हैं, कल हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को वही अधिकारी परेशान करें। इसलिए अधिकारियों से ये काम लेना सरकार को बंद करना चाहिए। भोगांव के ग्राम मलपुर में स्थित रामदयाल रामचंद्र इंटर कॉलेज में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी लोकसभा का चुनाव नहीं हो रहा है, जब चुनाव होगा तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार के बारे में तय कर लिया जाएगा। निकाय आरक्षण प्रकरण पर सपा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार की जानकारी में था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस तरह की व्यवस्था के लिए कहा था, उसके बाद भी सरकार ने निकाय चुनाव जानबूझकर कराने की कोशिश की है। वह पिछड़ों का आरक्षण भी छीन रहे हैं, आने वाले समय में अनुसूचित वर्ग भी आरक्षण छीन लेंगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से लादकर स्वागत किया। बताइए, गेहूं और भूसा लगभग बराबर कीमत में चल रहा है। 2024 में आगामी विधानसभा ये हालत है। हालांकि उसमें अगर किसान को भूसे का रेट मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन ये बताओ सरकार क्या इंतजाम कर रही है गाय के लिए? क्यों भूसा नहीं दिला पा रही है? जी आगामी लोकसभा चुनाव है 2024 का। हिमाचल में अभी हारे बीजेपी वाले। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, उसके बाद आप जानते होंगे सब पेंशन बहाल होने लगी। राजस्थान ने भी बहाल किया, हिमाचल, लेकिन आप लोग सरकार बनवा दे तो यहाँ भी बहाल हो जाएगी। वो 24 में तय किया जाएगा, अभी तो हम लोग अकेले लड़ रहे हैं। अपने क्षेत्र की आसपास की खबरों के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब ऐप। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय कुंवर देवेंद्र सिंह लोधी जी, इस कार्यक्रम के संयोजक पूर्व ब्लॉक प्रमुख अभिलाष सिंह राजपूत जी, मंच पर उपस्थित आशु वर्मा, राजू वर्मा, सुदेश वर्मा, इस कार्यक्रम की संचालन कर रहे अनिलेश पाल जी, मंच पर उपस्थित लोधी नीतू राजपूत, मंच पर बहुत ही समाजवादी पार्टी के सम्मानित नेता हरीश लोधी जी, आदरणीय श्रीमती अर्चना वर्मा जी, महेश लोधी जी, राम सेवक लोधी, हरगोविंद लोधी जी, डॉक्टर आरपी सिंह जी, नेतपाल सिंह लोधी, आदरणीय प्रोफेसर केसी यादव, पूर्व मंडल सी अरविंद, पूर्व विधायक राजू, पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष आलोक शास्त्री जी, सतीश राठौर जी, रामनारायण बाथम, टीपी मामा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए, उनको बिना पढ़े बिना देखे ही आरक्षण कर दिया और आरक्षण भेदभाव के साथ किया गया। उसका परिणाम हुआ कि आज सरकार को चुनाव टालना पड़ा और सरकार चुनाव इसलिए टाल रही है क्योंकि मैनपुरी के चुनाव के बाद वो जनता को फेस नहीं करना चाहती। ऐसा मैनपुरी का परिणाम आया है कि निकाय चुनाव सरकार फेस नहीं करना चाहती है और इसलिए नहीं फेस करना चाहती है क्योंकि जितने भी हमारे कस्बे हैं, अगर हम पूरे प्रदेश के कस्बे देखें, बड़े शहर देखें, महानगर देखें, ज्यादातर बीजेपी का कब्जा है और बीजेपी का कब्जा कोई एक बार नहीं हुआ है, कई बार उनका कब्जा रहा है, कई बार उनके अध्यक्ष बने हैं। और आज सबसे ज्यादा व्यवस्था खराब अगर कहीं है तो शहरों में। अगर आप शहर में चले जाएं तो जाम लग जाएगा, आप सड़कों से नहीं निकल सकते। शहरों में इतनी गंदगी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जगह जगह कूड़ा मिल जाएगा, जगह जगह खुली नाली मिल जाएंगी। और अभी आंकड़े ये बताते हैं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग चुन करके बैठे थे वहीं डेंगू सबसे ज्यादा हुआ। ये जो डेंगू की खबरें आ रही थी
हमारे पत्रकार साथियों जानकारी करना, जहां मेयर बीजेपी के थे वहां डेंगू ज्यादा हो रहा था, जहां नगर पालिका के अध्यक्ष बीजेपी के थे वहां डेंगू ज्यादा हो रहा था। वो इसलिए डेंगू हो रहा था कि मच्छर भगा नहीं पाए और नाली अभी तक ठीक नहीं कर पाए। और कूड़े के लिए आपको याद होगा, वो बात आप मत भूलना कि कूड़े को हटाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू उठाया था। बताओ कितने साल पहले झाड़ू उठाया था? 9 साल पहले। क्या कूड़ा खत्म हो गया अभी? पिछली बार रात को मैं निकला था आपका कार्यक्रम करके, कहीं मैनपुरी कस्बे के किनारे कुछ लोगों ने मुझे रोक करके कहा, उन्होंने रोक करके कहा कि यहाँ पर सब मैनपुरी का कूड़ा फेंका जा रहा है। न केवल मैनपुरी बल्कि पूरे प्रदेश में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कूड़े का इंतजाम नहीं कर पाई। और मुझे याद है मैंने सदन में भी एक बार कहा कि लखनऊ में जब पूर्व प्रधानमंत्री जी लोकसभा के सांसद थे, देश में वो प्रधानमंत्री थे, तो कूड़े से बिजली बनाने का उन्होंने कारखाना लगाया था। वो कारखाना बनकर के तैयार हो गया, वहां कूड़ा भेज दिया गया, लेकिन बिजली नहीं बनी थी वहां पर। और एक पत्रकार साथी जब उस इंजीनियर से पूछने गए कि ये बताइए कि ये जो कूड़े से बिजली बनाने वाले कारखाने में बिजली कितनी बनी है, उसने कहा ये बिजली नहीं बन पाई है और बिजली नहीं बन सकती है। पत्रकार ने फिर सवाल इंजीनियर से पूछा कि ये बताइए कि ये कूड़े से बिजली क्यों नहीं बन पा रही है? तो इंजीनियर ने जवाब दिया कि इस कूड़े की गुणवत्ता नहीं ठीक है, इसलिए बिजली नहीं बन पाती। बताओ, कूड़े की भी गुणवत्ता ढूंढ रही थी भारतीय जनता पार्टी। और अगर किसी को ये कारखाना देखना है तो लखनऊ जाकर के वो कारखाना देख सकता है। तो इन्होंने सबसे पहले झाड़ू उठाया, और जो डीजल पेट्रोल आप खरीदते हैं, आप पता कर लेना 2% इसमें सेस करता है कूड़ा को हटाने के लिए, 2% स्वच्छ भारत के लिए सेस कटा नहीं, और नालियां सीधी नदी में जा रही हैं। न केवल आपके मैनपुरी में जा रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में हर शहर की नदी में ही नाले जा रहे हैं सीधे सीधे। ये जो काली नदी बह रही है, कहां से चली है? बिल्कुल वहां से मुजफ्फरनगर से, और चलते 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 इतनी गंदगी, इतना इसमें नाले जुड़े हैं क्या उसका रंग ही काला हो गया है, और जाकर के कन्नौज में गंगा से मिल जाती है काली नदी। अभी तक काली नदी नहीं साफ कर पाई, और अगर काली नदी नहीं साफ कर पाई बीजेपी वाले, तो बताओ मां गंगा कैसे साफ? ये तो एक नदी जुड़ी है, यही यमुना, यही चंबल जाकर के, चंबल मिल जाती है टावा में और यमुना मिल जाती जाकर के प्रयाग में। और आप पूरे शहरों की गंदगी पता करो, इन्हीं नदियों में जा रही है। हजारों करोड़ रुपए आया है गंगा के नाम, हजारों करोड़ आया नदियों को साफ करने के लिए, लेकिन अभी तक नदी कोई साफ नहीं हो पाई। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी डर से भारतीय जनता पार्टी ने निकाय के चुनाव आगे टाल दिए हैं। अगर इन्होंने नालियां साफ की होती, कूड़ा हटाया होता, ट्रैफिक ठीक किया होता, तो शायद ये चुनाव समय पर करा देते। इसलिए इस मौके पर जहाँ मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ, जहाँ मैं धन्यवाद देने आया हूँ, वही मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि राजनीति में अगर हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा तो आप लोगों को आगे बढ़ाने का काम भी हम समाजवादी लोग। कल से कम सर्दी है, कल तो सूरज भी निकल पाया, आज कम से कम सूरज निकला। कल से अच्छा दिन आज है, और हम लोग एक साथ मिलकर के काम करेंगे तो आने वाले समय में भी हमारे और आपके दिन अच्छे होंगे। जिन्होंने अच्छे दिन का वादा किया था, उन्होंने हमें महंगाई और बेरोजगारी दी। बेरोजगारी और महंगाई किस सीमा पर पहुंच गई है सोचिए। और जिन लोगों ने ये कहा था 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी,
बताओ 2022 खत्म हो गया कि नहीं हो गया? ये इन्होंने ही तो कहा था कि 2022 तक हम आय दोगुनी कर देंगे और पक्के नहीं। आपने बुलेट ट्रेन देखी? इसलिए इनके तमाम वादे आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। इन्होंने जो वादे किए थे हर वादा इनका जुमला निकला, हर बात इनकी मैनिफेस्टो में झूठ है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता से वादा करने के बाद हर वादा झूठ। इन्होंने जो अपना घोषणा पत्र बनाया सरकार बनने के बाद इन्होंने डस्टबिन में फेंक दिया, दोबारा देखा नहीं। इसीलिए आज महंगाई है, बेरोजगारी है और कुछ लोगों को इतना पैसा कमा रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दुनिया में एक व्यक्ति अगर अमीर हो जाएगा उससे हमारा देश का भला नहीं होगा। देश का भला तब होगा जब हमारा किसान खुशहाल होगा, किसान की आमदनी बढ़ेगी, उसको लाभकारी मूल्य मिलेगा, तब हमारा किसान खुशहाल। एक उद्योगपति के लिए सब सुविधाएं, लेकिन जो सुविधाएं हमारे किसान और गरीब को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। डीजल पेट्रोल से लेकर के हर जरूरत की चीज महंगी होगी, कीटनाशक दवाइयां महंगी, खाद मिल नहीं रही, डीएपी है नहीं, और अगर पैदावार तैयार भी कर ले तो आखिरकार वो बेचने कहाँ जाए, उसको कीमत कहाँ मिलेगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ लड़ाई हम लोग की लंबी है, लेकिन हम लोग मिलकर के इस लड़ाई को जीतेंगे। अभी उपचुनाव जीता है, 24 भी जीतेंगे और 27 भी जीतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और कहीं ना कहीं सच अपना बता रहा है, उसके माध्यम से कुछ ऐसी भी बातें उस चैनल में आई थी जो मुझे लगता था कि कहीं ये बात अगर फैलेगी तो हो सकता है हमारी पार्टी का नुकसान हो। इन्होंने बहुत कोरेदा उससे और कई तरह की बातें कही। वहां जो बुजुर्ग थे उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग हैं पड़ोसी गांव के जो हमें परेशान करते हैं। मुझे लगा ये सच है, लेकिन हमारे पत्रकार साथी भी जानते होंगे इतना बड़ा रिजल्ट देखने के बाद मैं ये कह नहीं सकता हूं कि किसने वोट नहीं दिया। पहली बार ऐसा हुआ है मैनपुरी की जनता ने सब कुछ भुला करके समाजवादी पार्टी को वोट दिया। इसलिए मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आप सबसे भरोसा ये दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने सबने मिलकर के वोट दिया है और इतनी बड़ी जीत दिलाई है तो आपके साथ कभी भी किसी तरह का भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा और कहीं भी किसी तरह का कोई अन्याय किसी के साथ नहीं। क्योंकि अगर हम लोग भेदभाव और अन्याय मिटा देंगे, अगर कहीं कोई किसी तरह की बात होगी, अगर हम लोगों तक पहुंच जाएगी तो कभी भी किसी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं हो सकता। ये मैं आपको आज भरोसा दिलाना चाहता हूँ। लड़ाई बहुत बड़ी है, लड़ाई बहुत लंबी है। ये जो लड़ाई राजनीति में चल रही है तो ये आज की लड़ाई नहीं है। आपने बहुत नेताओं को सुना होगा, सब लोग परिवर्तन चाहते थे, सामाजिक परिवर्तन, और उसके लिए समय समय पर आंदोलन हुए, समय समय पर नारे दिए गए। जिस समय शुरुआत हुई थी हो सकता है आपके लोग राजनीति में वहां न पहुंचे हों, उस ऊंचाई तक न पहुंचे हों, लेकिन अभी हमारे वक्ता और अभिलाष सिंह जी जो कह रहे थे कि आरक्षण छीना जाए तो थप्पड़ मार करके छीन गया, वो जानते हो किसने कहा। इसलिए ये आरक्षण कोई इसलिए नहीं है कि हम किसी को आगे बढ़ा करके किसी को पीछे करना चाहते हैं। ये आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब भीम अम्बेडकर जी ने इसलिए दिए संविधान में कि जो लोग पीछे छूट गए उनको कम से कम बराबर कहा जाए, उन्हें भी सम्मान देकर के बराबर तक पहुंचाया जाए। और जो लोग अखबार पढ़ते होंगे, जो आसपास देखते होंगे, ये सरकार प्रयास कर रही है कि बाबा साहब भीम अम्बेडकर जी का दिया हुआ अधिकार, जो दिया हुआ हक, वो छीनने की साजिश चल रही है। अभी निकाय के चुनाव होने थे, लेकिन जानबूझ करके सरकार ने गलत एफिडेविट लगाई थी और उसका परिणाम ये हुआ है कि अभी चुनाव के लिए समय लगेगा। अभी जब कोर्ट फैसला दे देगा तभी चुनाव होगा। ये सरकार जानती थी
रात हो चुकी थी और अंधेरा हो गया था। मंच उस जगह लगा था, चुनाव के समय मंच वहां लगा था। आपने संकल्प लिया, जिता दिया, मंच यहां कर दिया। मैं एक एक यहाँ पर उपस्थित और जो लोग नहीं आ पाए हैं उनका धन्यवाद देता हूं, और आपके जितने भी सहयोगी साथी हैं उन सब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए। हालांकि जब चुनाव शुरू हुआ और नेताजी के ना रहने पर चुनाव हो रहा था, जहां कहीं भी जगह जगह हम लोग जा रहे थे वहां नेताजी के समर्थक लोग मिल रहे थे, और नेताजी ने जो काम किया था वो कई जगह पर याद दिलाया जा रहा था। कई ऐसे भी बुजुर्ग और परिवार के लोग मिले जिन्होंने बताया कि नेताजी के साथ उनके परिवार के सदस्य पढ़ते थे, और ऐसे भी लोग मिले कि जिन्होंने बताया कि नेताजी ने उन्हें पढ़ाया है। एक नेताजी का बहुत लंबा समय, एक बहुत लंबा काम आप लोगों के बीच में रहा, जिसकी वजह से बहुत सारे आपके लोग उनसे सीधे सीधे परिचित थे। जिस समय चुनाव चल रहा, हिसाब किताब लगाते थे कि पार्टी इतने वोट से जीत जाएगी, और जो दूसरे दल के आधे मन के लोग थे वो कहते थे देख लेना इस बार पार्टी पीछे रह जाएगी। कई चैनल के लोग जो अखबार और टीवी में खबरें दिखा रहे थे मैनपुरी से, तो अलग अलग तरह की खबरें सुनाई दे रही थी। मुझे याद है एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल है, उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कुछ जीटी रोड का इंटरव्यू में सुन रहा था। ये 4 लेन सड़क पर उसके एक बुजुर्ग थे, कुछ और लोग थे, और वो जानबूझ करके आपके समाज के लोगों से कुरेदना चाहता था, जो पत्रकार था, कि आखिरकार वो समाज के लोग क्या जवाब देंगे। मुझे लगता है परिणाम देख करके जो उन्होंने कैमरे के सामने बोला था वो सच नहीं है, जो मशीन के माध्यम से परिणाम निकला है वो सच है। उस चैनल के लोगों जिसने देखा होगा वो जानते होंगे, आपके ही समाज के लोगों को बार-बार पूछ रहा है। हो सकता है पत्रकार साथी यही हो या इनके सहयोगी रहे हों। अच्छा, ये काला चश्मे के बगल में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए, उनको बिना पढ़े बिना देखे ही आरक्षण कर दिया, और आरक्षण भेदभाव के साथ किया गया। उसका परिणाम हुआ कि आज सरकार को चुनाव टालना पड़ा, और सरकार चुनाव इसलिए टाल रही है क्योंकि मैनपुरी के चुनाव के बाद वो जनता को फेस नहीं करना चाहती। ऐसा मैनपुरी का परिणाम आया है कि निकाय चुनाव सरकार फेस नहीं करना चाहती है, और इसलिए नहीं फेस करना चाहती है क्योंकि जितने भी हमारे कस्बे हैं, अगर हम पूरे प्रदेश के कस्बे देखें, बड़े शहर देखें, महानगर देखें, ज्यादातर बीजेपी का कब्जा है, और बीजेपी का कब्जा कोई एक बार नहीं हुआ है, कई बार उनका कब्जा रहा है, कई बार उनके अध्यक्ष बने हैं। और आज सबसे ज्यादा व्यवस्था खराब अगर कहीं है तो शहरों में। अगर आप शहर में चले जाएं तो जाम लग जाएगा, आप सड़कों में नहीं निकल सकते। शहरों में इतनी गंदगी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जगह जगह कूड़ा मिल जाएगा, जगह जगह खुली नाली मिल जाएंगी, और अभी आंकड़े ये बताते हैं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग चुन करके बैठे थे वहीं डेंगू सबसे ज्यादा हुआ। ये जो डेंगू की खबरें आ रही थी, हमारे पत्रकार साथियों जानकारी करना, जहां मेयर बीजेपी के थे वहां डेंगू ज्यादा हो रहा था, जहां नगर पालिका के अध्यक्ष बीजेपी के थे वहां डेंगू ज्यादा हो रहा था। वो इसलिए डेंगू हो रहा था कि मच्छर भगा नहीं पाए और नाली अभी तक ठीक नहीं कर पाए। और कूड़े के लिए आपको याद होगा, वो बात आप मत भूलना कि कूड़े को हटाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू उठाया था। बताओ कितने साल पहले झाड़ू उठाया था? 9 साल पहले। क्या कूड़ा खत्म हो गया अभी? पिछली बार रात को मैं निकला था आपका कार्यक्रम करके, वहीं मैनपुरी कस्बे के किनारे कुछ लोगों ने मुझे रोक करके कहा
उन्होंने रोक करके कहा कि यहाँ पर सब मैनपुरी का कूड़ा फेंका जा रहा है। न केवल मैनपुरी बल्कि पूरे प्रदेश में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कूड़े का इंतजाम नहीं कर पाई। और मुझे याद है मैंने सदन में भी एक बार कहा कि लखनऊ में जब पूर्व प्रधानमंत्री जी लोकसभा के सांसद थे, देश में वो प्रधानमंत्री थे, तो कूड़े से बिजली बनाने का उन्होंने कारखाना लगाया था। वो कारखाना बनकर के तैयार हो गया, वहां कूड़ा भेज दिया गया, लेकिन बिजली नहीं बनी थी वहां पर। और एक पत्रकार साथी जब उस इंजीनियर से पूछने गए कि ये बताइए कि ये जो कूड़े से बिजली बनाने वाले कारखाने में बिजली कितनी बनी है, उसने कहा ये बिजली नहीं बन पाई है और बिजली नहीं बन सकती है। पत्रकार ने फिर सवाल इंजीनियर से पूछा कि ये बताइए कि ये कूड़े से बिजली क्यों नहीं बन पा रही है, तो इंजीनियर ने जवाब दिया कि इस कूड़े की गुणवत्ता नहीं ठीक है, इसलिए बिजली नहीं बन पाती। बताओ, कूड़े की भी गुणवत्ता ढूंढ रही थी भारतीय जनता पार्टी। और अगर किसी को ये कारखाना देखना है तो लखनऊ जाकर के वो कारखाना देख सकता है। तो इन्होंने सबसे पहले झाड़ू उठाया, और जो डीजल पेट्रोल आप खरीदते हैं, आप पता कर लेना 2% इसमें सेस करता है कूड़ा को हटाने के लिए। 2% स्वच्छ भारत के लिए सेस से मिला था। और जिस समय इस मैदान में कार्यक्रम हुआ था, बहुत देर में पहुंचा था, रात हो चुकी थी और अंधेरा हो गया था। मंच उस जगह लगा था, चुनाव के समय मंच वहां लगा था। आपने संकल्प लिया, जिता दिया, मंच यहां कर दिया। मैं एक एक यहाँ पर उपस्थित और जो लोग नहीं आ पाए हैं उनका धन्यवाद देता हूँ, और आपके जितने भी सहयोगी साथी हैं उन सब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए। हालांकि जब चुनाव शुरू हुआ और नेताजी के ना रहने पे चुनाव हो रहा था, जहां कहीं भी जगह जगह हम लोग जा रहे थे, वहां नेताजी के समर्थक लोग मिल रहे थे। और नेताजी ने जो काम किया था वो कई जगह पर याद दिलाया जा रहा था। कई ऐसे भी बुजुर्ग और परिवार के लोग मिले जिन्होंने बताया कि नेताजी के साथ उनके परिवार के सदस्य पढ़ते थे। और ऐसे भी लोग मिले कि जिन्होंने बताया कि नेताजी ने उन्हें पढ़ाया है। एक नेताजी का बहुत लंबा समय, एक बहुत लंबा काम आप लोगों के बीच में रहा, जिसकी वजह से बहुत सारे आपके लोग उनसे सीधे सीधे परिचित हुए। जिस समय चुनाव चल रहा था, किसी को यह आभास नहीं था कि जनता का रुख क्या है, परिणाम क्या होगा। हम आप सब लोग जगह जगह बैठ करके हिसाब किताब लगाते थे कि पार्टी इतने वोट से जीत जाएगी, और जो दूसरे दल के आधे मन के लोग थे वो कहते थे देख लेना ऐसा पार्टी पीछे रह जाएगी। कई चैनल के लोग जो अखबार और टीवी में खबरें दिखा रहे थे मैनपुरी से, तो अलग अलग तरह की खबरें सुनाई दे रही थी। मुझे याद है एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल है, उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कुछ जीटी रोड का इंटरव्यू मैं सुन रहा था। ये 4 लेन सड़क पर उसके एक बुजुर्ग थे, कुछ और लोग थे, और वो जानबूझ करके आपके समाज के लोगों से कुरेदना चाहता था, जो पत्रकार था, कि आखिरकार वो समाज के लोग क्या जवाब देंगे। मुझे लगता है परिणाम देख करके जो उन्होंने कैमरे के सामने बोला था वो सच नहीं है, जो मशीन के माध्यम से परिणाम निकला है वो सच है। रात हो चुकी थी और अंधेरा हो गया था, मंच उस जगह लगा था, चुनाव के समय मंच वहां लगा था। आपने संकल्प लिया, जिता दिया, मंच यहां कर दिया। मैं एक एक यहाँ पर उपस्थित और जो लोग नहीं आ पाए हैं उनका धन्यवाद देता हूँ, और आपके जितने भी सहयोगी साथी हैं
उन सब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए। हालांकि जब चुनाव शुरू हुआ और नेताजी के ना रहने पर चुनाव हो रहा था, जहां कहीं भी जगह जगह हम लोग